हाय एवरीवन, मैं हूं किशोर पुरस्वानी स्मार्ट वीआरसी से और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर एक लंबे अंतराल के बाद। जी हां, लास्ट आईपीओ जिसकी हमने चर्चा की थी सीएमएस इन्फो सिस्टम्स, वो खुला था 20 दिसंबर को और अब एक लंबे अंतराल के बाद लगभग एक महीने के बाद एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ खुलने जा रहा है जो कि सेम सेगमेंट में काम करती है। ये आईपीओ खुलेगा 19 तारीख को। तो आइए चर्चा करते हैं इस आईपीओ की। ये जैसे कि हम जानते हैं ओमनी चैनल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में एजीएस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। बाद में इसका 2010 में नाम चेंज हुआ एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इनके प्रमोटर्स मिस्टर रवि गोयल और विनया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड इनके प्रमोटर्स हैं। इशू हाइलाइट्स की बात की जाए तो 19 जनवरी को इशू खुलेगा, 21 जनवरी को बंद होगा, 1 फरवरी के आसपास इसकी लिस्टिंग होने की उम्मीद है। 10 रुपए का फेस वैल्यू है और आईपीओ प्राइस बैंडविड्थ जो है 166 से 175 के बीच में है। इशू साइज 680 करोड़ का है। हालांकि ये पूरा इशू जो है ओएफएस है, लेकिन इसमें से 650 करोड़ कंपनी को वापस मिलेगा, जिसमें मिस्टर रवि गोयल जो कि सेल कर रहे हैं उसके बदले में ये सीसीपीएस जो क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं वो खरीदेंगे, जो कि विनया एंटरप्राइजेस के हैं और अभी कंपनी उनको होल्ड करती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनेगा आगे चल के, क्योंकि इनका जो डेट है 1100 करोड़ का हाई कॉस्ट डेट वो रिड्यूस होकर 450 करोड़ हो जाएगा और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 85 शेयर्स की है। लिस्टिंग इसकी बीएससी एनएससी दोनों पे होगी। ये कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है, पेमेंट सॉल्यूशंस, बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशंस और अदर ऑटोमेशन सॉल्यूशंस। पेमेंट सॉल्यूशन से इनका लगभग 76% का टर्नओवर आता है। अगर मार्च 21 के टर्नओवर की बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशंस में 9% के आसपास टर्नओवर है और अदर ऑटोमेशन सॉल्यूशन से जो इनका टर्नओवर है 14% के आसपास है। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। इनके जो कस्टमर्स तक कैसे पहुंच गए उसकी चर्चा की जाए तो 14,000 से ऊपर एटीएम्स एंड सीआरएम्स हैं इनके, और जो कि अंडर आउटसोर्सिंग है, और 19,000 एटीएम्स एंड सीआरएम्स हैं जो कि अंडर मैनेज सर्विस सेगमेंट है अगर 31 अगस्त डेट की बात की जाए तो। जो पीओएस टर्मिनल्स हैं इन्होंने इंस्टॉल किए हैं लीडिंग इंडियन पेट्रोलियम आउटलेट्स पे, एचपीसी के पेट्रोल पंप्स पे और आईओसी के पेट्रोल पंप्स पे। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, पतंजलि आयुर्वेद, आरजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑर्गेनिक इंडिया इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। और इनका बैंकिंग कस्टमर बेस 50 से ज़्यादा है, जिसमें से 3 मेजर बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। अब इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पहले एसेट्स की बात की जाए तो लास्ट मार्च 20 से अगर मार्च 21 को कंपेयर करें तो 30% इनके एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पॉइंट है। अब परफॉर्मेंस की बात की जाए तो रेवेन्यू इनका लगभग स्टैटिक रहा है 1800 करोड़ के आसपास पिछले तीनों सालों में, और प्रॉफिट मार्जिन्स 3% से लेकर 5% रहे हैं। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो पहले प्रॉफिट बढ़ा था, 66 से 83 करोड़ हुआ था, बाद में ये 34% कम होकर 55 करोड़ रह गया है। और अगर 5 महीने की जो परफॉर्मेंस इन्होंने आरएचपी में शेयर की है उसकी बात की जाए तो रेवेन्यू इनका 762 करोड़ है और प्रॉफिट नेगेटिव में है -18 करोड़। तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। बाकी पैरामीटर्स की बात की जाए तो 5.5 इनका वेटेड एवरेज ईपीएस है, वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.36 है, प्री इशू एनएवी 45.85 है, जो कि इशू के बाद कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि फ्रेश एडिशन ऑफ इक्विटी कोई नहीं है। और डिविडेंड हिस्ट्री की बात की जाए तो 10% 19 में, फाइनेंशियल 19 में, 20 में डिविडेंड स्किप किया था कंपनी ने और 21 में फिर 10% डिविडेंड दिया है। पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो जैसे हमने चर्चा की थी सीएमएस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, हालांकि 1:1 का कंपैरिजन नहीं है, फिर भी ये 29 के पीई पे ट्रेड कर रही है कंपनी अगर 14 जनवरी के रेट्स की बात करें तो, और इनका आस्किंग प्राइस जो है 38.46 की है। लेकिन अगर हम इनका जो डेट कम होगा उसको हम कंसिडर करेंगे तो ये पी काफ़ी कम हो जाएगा। अब इनके स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो दे आर इंटीग्रेटेड ओमनी चैनल पेमेंट एंड कैश सोल्यूशन प्रोवाइडर, जैसा कि हमने देखा, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, कस्टमर बेस एंड रेवेन्यू स्ट्रीम अच्छी है इनकी, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है विद ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स। अब वीकनेस की बात की जाए तो कोविड-19 का इम्पैक्ट फाइनेंशियल ईयर 21 में देखने को मिला है और फाइनेंशियल ईयर 20 में भी कोविड का इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो आगे चल के ये कोविड का सिनेरियो किस तरह से टर्न लेता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और बिजनेस हाईली डिपेंडेंट है बैंकिंग सेक्टर पे, और जैसा कि हम जान रहे हैं तो अब एटीएम्स के यूसेज काफ़ी कुछ कम होता रहा है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि डिजिटल सेगमेंट में भी है, तो इन्होंने एक ऑल्टरनेट चैनल जरूर टैप करके रखा हुआ है जो कि इनके ग्रोथ को आगे बढ़ा सकता है। इनका जो सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू है वो लिमिटेड कस्टमर से आता है, टॉप 10 कस्टमर से मोर देन 60% इनका रेवेन्यू आ रहा है अगर पिछले 3 साल की बात करें। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है।
प्री इशू शेयर होल्डिंग 98.23% और पोस्ट इशू कम होकर 66% रह जाएगी। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील से लेकर 86 रुपीज़ तक है। कंपनी ने 3 बार इससे पहले भी कोशिश की थी आईपीओ लाने की। पहली बार सितंबर 2010 में 25% इक्विटी डाइल्यूशन के लिए, फिर 2015 में 1350 करोड़ का एक इशू ला रहे थे जिसमें फ्रेश इशू 400 करोड़ का था, और फिर से थर्ड टाइम इन्होंने कोशिश की थी 2018 में 800 करोड़ का ओएफएस, जो कि अब जो है 680 करोड़ का ओएफएस रह गया है, और कोई भी फ्रेश इशू नहीं है जैसे हमने चर्चा की। तो इनके ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू टू कैरी आउट ऑफर फॉर सेल बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स एंड रियलाइज द लिस्टिंग बेनिफिट्स, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा 35% है। अब कस्टमर को, एक इन्वेस्टर को करना क्या है, जैसे तो एक बार हम इनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को रिविजिट कर लेते हैं। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ऑमनी चैनल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, लेकिन इनकी टॉप लाइन स्टैटिक रही है, और कंपनी का कहना ये है कि इनके पास जो रेवेन्यू आता है वो 88% रिकरिंग है, यानी कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से आता है और जो कि लॉन्ग टर्म कस्टमर्स हैं। तो एक तो अच्छी बात है ये। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है ऑफ डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट बिजनेस, जैसे कि हमने चर्चा की, और रिडक्शन इन हाई कॉस्ट डेट हमने जैसे चर्चा की थी, 650 करोड़ जो कंपनी को मिलेंगे उसमें से इनकी डेट कम होगी, 1100 करोड़ से कम होकर 450 करोड़ 500 करोड़ के आसपास इनकी डेट रह जाएगी। और कंपनी ने लॉसेस इनकर किए हैं फाइनेंशियल ईयर 22 में, और जैसा हमने देखा कि 3 बार इन्होंने पहले भी कोशिश की थी आईपीओ लाने की, तो अब फाइनली ये आईपीओ आ गया है मार्केट में और 100% ओएफएस इशू है। तो डेफिनेटली अगर एक इन्वेस्टर देखें तो लिस्टिंग बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म रखना है नहीं रखना, मॉडल किस तरह से चेंज होता है, लिस्टिंग किस तरह की होती है, उसके बाद ही डिसाइड किया जा सकता है। बट डेफिनेटली एक लिस्टिंग बेनिफिट्स के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।